नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार आधुनिक काल के भिन्न-भिन्न रचनाकारों के संदर्भ में क्या रहे हैं, वो हम वीडियो बना रहे हैं। तीसरा वीडियो है, खास करके आधुनिक काल पर ये हमारा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र के संदर्भ में उनके विचार पढ़ते हैं। हरीशचंद्र की भाषा हरीशचंद्री हिंदी, ठीक है। हरीशचंद्र की भाषा को हरीशचंद्री हिंदी कहा है शुक्ल ने। इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपने। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। इम्पोर्टेंट है, याद करना है। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। इम्पोर्टेंट है। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले गए। आगे कुछ और विचार हैं, यह भी पढ़ना अनिवार्य है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़िएगा। आगे है, अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक और वह पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल मधुसूदन और हेमचंद्र की श्रेणी में भी। ठीक है, माइकल मधुसूदन एक बहुत अच्छे बंगाल के लेखक हैं। आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में है ये, इसको याद करना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, नेट की खासकर। अगला है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ये रिपीट हो गया। ठीक है, अगला है, हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा, बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता मधुर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो रहे हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में उनके कुछ उपयोगी विचार। आगे साथियों जो हम विचार रखने वाले हैं वो है बाबू देवकीनंदन खत्री जी के संदर्भ में। शुक्ल जी के पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण मतलब आम जनता में धूम हुई, काशी के वो बाबू देवकीनंदन खत्री थे। जो वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, उनकी रचनाओं के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी बोल रहे हैं कि देवकीनंदन खत्री जी के जो उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। तो जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि साहित्य कोटि में इनकी रचनाएं नहीं आती हैं। आगे कुछ और विचार, एक ही विचार रहा है देवकीनंदन खत्री के संदर्भ में, इसको भी देख लेते हैं। उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। तो हम कह सकते हैं कि साहित्यिक हिंदी नहीं लिखी है शुक्ल जी के विचारानुसार। आगे साथियों जो विचार हम लेंगे वो है किशोरीलाल गोस्वामी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के। क्या है पहला विचार, उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं और जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। अगला विचार है, साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किसका विचार है? जी रामचंद्र शुक्ल का विचार है। किसके लिए? किशोरीलाल गोस्वामी के लिए। ठीक है, हालांकि उन्होंने श्रीनिवास दास जी को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। ठीक है, आगे किशोरीलाल गोस्वामी के बाद जो रचनाकार आता है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में इनके कुछ विचार जो हैं हम कहेंगे कि उनकी कहानी उसने कहा था के संदर्भ से दिए हैं हमने। तो उसने कहा था कहानी बहुत अच्छी कहानी है, फ्लैशबैक में जाती है ये कहानी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है इस कहानी के संदर्भ में, कि आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि उसने कहा था कहानी को अद्वितीय। ठीक है, ये कहानी अद्वितीय है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है, मतलब इस जैसी कहानी को अन्य है ही नहीं। अगला विचार है कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में ये विचार उनका लेना चाहिए आपको। ठीक है, उसने कहा था कहानी है इतनी दिलचस्प साथियों। ठीक है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किस कहानी के संदर्भ में कहा है? उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कहा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला विचार है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित बक्रता
गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं है। इम्पोर्टेंट है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिप्रेक्ष्य में जो विचार हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। देखते हैं एक एक करके। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में शुक्ल जी के जो कुछ विचार हैं वो इस प्रकार से हैं कि आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह माना है। क्या माना है? बातों का संग्रह। आगे, द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला विचार है, श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। किसने निकाला विस्तृत आलोचना का? शुक्ल जी के अनुसार ये निकाला जी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला विचार है, इन पुस्तकों, किन की पुस्तकों की बात हो रही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक पुस्तकों की बात हो रही है कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र आलोचना के रूप में नहीं। अगला विचार है, बहुत बहुमूल्य विचार है यह भी, इसका हम जरूर आपको समझाएंगे। क्या कह रहे हैं इसमें कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्यिक समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यद्यपि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। तो हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन शुक्ल जी की पंक्तियों में महावीर प्रसाद जी का योगदान हिंदी भाषा के लिए लक्षित हुआ है। ठीक है साथियों। आगे साथियों कुछ और विचार, ये विचार जो हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी के लिए हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये गोविंद नारायण मिश्र के लिए कहा है उन्होंने। आगे पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लिए उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं। ठीक है, उनके जो लेख हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी के, वो लेख सिर्फ भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं हैं। आगे मिश्रबंधु विनोद के लिए क्या कहा है? ठीक है, मिश्रबंधु विनोद जो पुस्तक है मिश्रबंधुओं की, उसके लिए क्या कहा है कि आचार्य शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है, जिसमें रचनाकारों की कथाएं हैं। आगे नागेंद्र जी के लिए क्या विचार रखते हैं वो? केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। तो नगेंद्र ने जब लिखना शुरू किया तो उस वक्त शुक्ल जी भी थे। शुक्ल जी की मृत्यु जल्दी हो गई। नगेंद्र जी का काफ़ी समय बाद जो है परिपक्व साहित्य सामने आया है। ठीक है, तो ऐसी वाणी उनके मुंह से निकलना है, हम कह सकते हैं कि अनिवार्य भी था। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद के लिए क्या लिखते हैं कि काव्य अधिकतर भाव व्यंजक और वर्णात्मक है इनका। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के लिए क्या लिखते हैं? ये काव्य इनका बहुत उत्कृष्ट है। आगे मैथिली शरण गुप्त जी क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त की बात रही कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। ठीक है, कैसे कवि माने? प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले। कैसे नहीं माने हैं? मद में, मद मतलब घमंड में झूमने वाले कवि नहीं हो। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों उनमें है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भक्ति है जो मैथिली शरण गुप्त के लिए लिखी है उन्होंने। आगे सत्यनारायण कवि रत्न, इनका भ्रमर दूत जो काव्य संग्रह है, मतलब जो कथा संग्रह है, माफ करेगा, काव्य, ठीक है, हम कह सकते हैं लघु खंड काव्य। इनका खंड काव्य जो कि है भ्रमर दूत, काफी बार परीक्षा पूछा गया। पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के संदर्भ में क्या बोलते हैं कि उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। नरोत्तम दास के लिए क्या लिखते हैं? यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत सरस, हृदय ग्रहणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुधामा चरित के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो साथियों ये विचार उनके कुछ भक्ति काल से आ गए हैं आगे। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन चलो अभी आधुनिक काल समझा रहे थे, लेकिन चलो इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। सूरदास के लिए वो क्या लिखते हैं कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी
और कवि ने नहीं, इन क्षेत्रों का तो कोना कोना झांक गए हैं वो। अगला शुक्ल जी तुलसी के लिए लिखते हैं और जायसी के लिए कि शुक्ल जी तुलसी और जायसी के समक्ष सूरदास को माना है। तुलसी, माफ करेगा, शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के समक्ष किसको माना है? सूरदास जी ने। यही कारण है उन्होंने तीनों को स्थान भी दिया है अपने एक आलोचनात्मक ग्रंथ में। आगे साथियों, यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास जी की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों श्रृंगार और वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं है। भ्रमर गीत सार की भूमिका के उपलक्ष्य में लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। भ्रमगीत जो कविता है वो सूरदास जी की है, ठीक है, उनके ग्रंथ सूरसागर में। और इसकी भ्रमर गीत की जो पंक्तियां हैं इसका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कुछ भक्ति काल से संबंधित भी विचार आए, तो अगली वीडियो में हम कुछ और विचार लाएंगे रामचंद्र शुक्ल के, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।